इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, चेयरमैन हैं पीएनआर के। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। थैंक यू जनाब, एक तो ये कि हमने हमेशा जो है इस तरह के इश्यूज पे आपको हमेशा जहमत दी है और आपने उसको बखूबी निभाया, क्योंकि तारीखी तौर पे चूंकि आपका फौज से भी ताल्लुक है, आपने गोरीला वार को भी आप समझते हैं, दीगर तहरीकी जंगों को भी समझते हैं, और आप जिस तरह से जुल्म ढाया जा रहा था फलस्तीनियों के ऊपर, उसका हमास की तरफ से एक रद्देअमल आया। हमने देखा कि अब यकदम दुनिया को ख्याल आ गया है कि वहां पे जंग हो रही है और वहां पे जो है हमास ने हमला कर दिया है। लेकिन जब इजराइलियों की बात होती थी तो उस वक्त हमने ना इंडिया को बोलते देखा, ना अमेरिका की तरफ से हमने कोई इस तरह का रद्देअमल देखा। लेकिन अब भरपूर किस्म का रद्देअमल है। सऊदी अरब और तुर्किया से राब्ता किया जा रहा है कि जंगबंदी करवाई जाए। जरा आप इस पे जरा इसको समराइज कीजिए कि ये क्या हो रहा है इस वक्त। जो फोकस है दुनिया का वो है हमास इसराइल वॉर, ये जो शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन इसका जो पस मंजर है या इससे जो बड़ी पिक्चर है, बिगर पिक्चर जिसको कहते हैं जियोपॉलिटिकली, असल लड़ाई जो है मिडिल ईस्ट में इस वक्त, असल लड़ाई वो दो स्टेट एक्टर्स के दरमियान है। अच्छा। मतलब इसराइल स्टेट एक्टर है, हमास नॉन स्टेट एक्टर है। वो पर फलस्तीनी है मगर नॉन स्टेट एक्टर है हमास, बेसिकली मतलब मुल्क नहीं है पूरा। जबकि जो इसराइल की असल लड़ाई है वो ईरान के साथ है, और इसराइल ये कहता है कि ये हमास, हिजबुल्लाह और वगैरह लड़ाने के लिए इसराइल से। आज गार्डियन का अखबार जो है यूके का, उसने लिखा है कि बेसिकली अभी जो टाइमिंग लगाने का मकसद ये था कि ईरान ने करवाया है उनके मुताबिक, गार्डियन के मुताबिक, और इसका मकसद था कि जो इसराइल और सऊदिया की डिप्लोमेटिक डील हो रही थी स्पॉन्सर्ड बाय अमेरिका, उसको टॉर्पीडो किया जाए, उसको रिजेक्ट किया जाए। हिंदुस्तान टाइम्स में भी कहा है और बहुत से लोग एलिमेंट्स भी दुनिया में ये कह रहे हैं कि मतलब इसके पीछे ईरान है मुख्तसर। अच्छा। और अब जब यूनाइटेड स्टेट्स का बेरी बेड़ा गेरल्ड फोर्ड वहां पर कैरियर ग्रुप आ रहा है, तो उस पर भी ईरान ने अभी लेटेस्ट कहा है कि मतलब वो पूरी तरह तैयार है इसराइल से लड़ने के लिए और आगे लड़ने के लिए एंड ऑल दैट। सो जो अब असल सवाल है, वो जो डिस्कशन जो हुआ है और जो डिस्कशन है वो तो सबको पता है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करता, दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम। जो क्वेश्चन है, जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है असल में दुनिया के लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए, वो ये है कि विल दिस वॉर एस्केलेट? क्या ये जंग बढ़ जाएगी? यानी इसराइल और हमास की जंग से क्या ये बड़ी जंग हो जाएगी? बुनियादी तौर पे इसराइल और ईरान की जंग बनेगी कि नहीं बनेगी? ये सवाल है नंबर 1। बिल्कुल। अब लग कैसे रहा है, जो जिस तरह से आपने इसको पिक्चराइज किया है, जब हम इसको अब फोकस करते हैं तो लग ऐसे रहा है कि वही बन पाएगी। ये मैं अभी नहीं, मतलब दुनिया के अंदर से ना वॉर्स अनप्रिडिक्टेबल होती है ना, और कहते हैं वॉर्स हैव अंग्रेजी है, वॉर्स हैव देयर ओन लॉजिक, ठीक है ना। तो अब कहने का इसराइल की और ईरान की दुश्मनी तो पुरानी है, वो तो पता है सबको ना, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब बहुत से पॉइंट्स हैं उसके अंदर। एक है कि ये व्यू था कि जी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है 2 वीक्स यानी कि 2 हफ्तों में, या चंद शॉर्ट टाइम में, ब्रेकआउट टाइम में एटम बम बना सकता है मुख्तसर ये। उस दूसरी तरफ इसराइल ने, नेतन्याहू ने भी कहा था वहां पर आपने कहा यूएन के अंदर कि जी हम एक्ट करेंगे इसराइल के खिलाफ। वो तो पुरानी बातें हो गई ना। अब असल इशू ये है कि क्या ये लड़ाई बढ़ती है क्यों नहीं बढ़ती, ये एक तो पहला सवाल है। बल्कि अच्छा, यहाँ जरा ये आप जारी रखिएगा, लेकिन आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि जो ईरान के रूहानी पेशवा हैं, उनकी जो स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं, उन्होंने कहा है कि हमने बैतुल मक़दस को वापस लेना है, मस्जिद अक्सा हमारी है, वहां पे हमने जो है नमाजें अदा करनी है, हर मुसलमान का फर्ज है कि उसको फोकस करे। इस तरह की जो गुफ्तगू है, तो उसको भी जरा आप अपनी गुफ्तगू में शामिल कीजिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका शमसी साहब, क्योंकि सवाल ये है कि व्हाट डज द वर्ल्ड वांट, व्हाट डज पाकिस्तान वांट, व्हाट मिडिल ईस्ट की, मतलब मशरिक वस्ता में क्या आप जंग चाहते हैं कि नहीं चाहते? पहले तो ये सवाल है ना। अगर एस्केलेट होगी तो फिर जंग बड़ी होती जाएगी। उसमें खाली इसराइल और ईरान की जंग नहीं होती ये जंग, क्योंकि मैं वॉर गेम करता हूं, मैं ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट हूं, जिस तरह आपको जियो पॉलिटिशियन हूं डिफेंस एनालिस्ट के अलावा, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे चलाता हूं ना। देखिए इसराइल जो है छोटा मुल्क है, ज्योग्राफी के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, ज्योग्राफी और डेमोग्राफी आबादी के लिहाज से, ये हमास के अभी रॉकेट मारे, कहते हैं हमास के पास 30-40 हजार रॉकेट है, और हिजबुल्लाह जो है
नॉर्थ में, उनके पास तकरीबन 1 लाख रॉकेट है, तो वो काफी है इसराइल के खिलाफ। ईरान के पास तो सैकड़ों हजारों मिसाइल भी हैं, तो इसराइल के पास एटम बॉम्ब भी है, तो मतलब पता नहीं कहां से कहां तक बात चली जाएगी। इसलिए अमेरिका अपनी फौज चला रहा है, इसराइल की मदद कर रहा, वो अपनी तरफ से कंट्रोल करने आ रहा है। अब देखें ना कि ये जितने हैं ये स्मॉल प्लेयर्स हैं, मेजर पावर जो ग्लोबल पावर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल के सपोर्ट में आ रहा है। इस रशिया ने कहा है कि वहां पर सीज फायर कराया जाए और फलस्तीन स्टेट बनाई जाए। वो तो पाकिस्तान भी कहता है, तुर्की भी कहता है, सऊदीया भी कहता है, हम सब कहते हैं कि वो क्वेश्चन जो फर्क आ रहा है ना ईरान में और बाकियों में, वो ये है कि जंग बढ़नी है कि रुकनी है। तो ईरान तो रेडी है जंग करने के लिए, और अपेरेंटली इसराइल भी हो जाएगा, लेकिन इसराइल अमेरिका को खींचेगा इस जंग में ईरान के खिलाफ, क्योंकि इसराइल खुद छोटा है और हमास ने प्रूव कर दिया है। अच्छा, इसराइल खींचेगा यानी वो चाहेगा कि ईरान जंग में शामिल हो? नहीं, कि अमेरिका जंग में शामिल हो। अच्छा, अमेरिका जंग में शामिल हो, मतलब वो तो उसकी तो देखे ना, उसकी बड़ी ताकत तो अमेरिका है ना। अब उसमें कॉम्प्लिकेशन, ये मेरा सब्जेक्ट है बाय द वे, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, उसमें कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि ईरान इज नॉट बीइंग बैक्ड बाय रशिया। ओवरऑल देखे ना, रशिया की ईरान की काफी क्लोजनेस है, अभी ईरान के ड्रोन्स तक रशिया को दिए गए हैं। और दूसरी बात है, अब आप ग्लोबल लेवल पे देखें ना कि रशिया करे, मैं इस पे आर्टिकल भी लिख रहा हूं कि जी दुनिया के क्या रिएक्शन होंगे। आपको पता है कि रशिया कह रहा है बार बार कि जी अमेरिका एंड वेस्ट यानी यूरोप, नेटो, ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है रूस के खिलाफ। यूक्रेन, मुख्तसर ये कि यूक्रेन को असला देके अमेरिका रूस से लड़ा रहे हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि कल मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है कि रशिया कहे कि ठीक है भाई, तुम हमारे खिलाफ कर रहे हो तो हम भी तुम्हें मिडिल ईस्ट में या इधर फंसाएंगे और लड़ाएंगे तुम्हें ईरान के साथ इस इलाके के अंदर। मतलब ये भी हो सकती है ना दुनिया में, तो क्योंकि आप बैकग्राउंड देखें कि वियतनाम वॉर में जब रूस को फंसाया, अमेरिका फंसा था, तो यहाँ एक रेलेवेंट क्वेश्चन ले लीजिए, क्योंकि हमने 2 माह कबल 3 माह कबल जो हमने एक स्टेटमेंट सुना इनकी वजारत खारजा का और दाखिला का भी, मैं जो ईरान की है, उन्होंने खुसूसन ये कहा कि जो वजारत दफा का उन्होंने कहा कि हमारा निशाना इजराइल है और हमारे जो मिसाइल सिस्टम है वो इतना पावरफुल है कि हम यहां से हिट करेंगे इसराइल को। ये आपकी बात मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ईरान ने भी बड़ी तैयारी की। अब ये देखिए ना, हमास खुद कह रहा है, आप पहले ये समझे ना कि तीन लेवल है। हमास जो है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा फाइटर है, मतलब ताकत के लिहाज से। उससे बड़ा हिजबुल्लाह है और जाहिर है उनसे बड़ा ईरान है। ईरान के पास तो बड़े रिसोर्सेज है, तैयारी है, रेवोल्यूशनरी फर्वर है, जोश है ईरान के अंदर, और वो मुनज़्ज़म है, तैयारी में है। ठीक है, जाहिर है इसराइल के पास भी बहुत कुछ आपको पता है। मैं जो मिसाल दे रहा था ना, वो आप जरा सुन लेना प्लीज, क्लियर कर दूं। वो ये था कि वियतनाम वॉर में अमेरिका को फंसाया गया। वियतनाम वॉर में रूस ने, चीन ने मदद की वियतनामीज को अमेरिका को फंसाया वहां पर, याद है आपको वियतनाम वॉर में। और बाद में जब रूस यानी सोवियत यूनियन अफगानिस्तान आया तो ये अमेरिकन कहते थे, वो जो चार्ली विंसन वॉर सारी कहानियां सुनी है कि जी हमने बदला लेना है वियतनाम का, अब इसको हम फंसाएंगे, और उन्होंने फंसाया, जिसमें हमने भी मदद की, पाकिस्तान ने भी। ठीक है ना, वो इसलिए है। अच्छा, अब ये जो मैं आपसे बात करूंगा, देखे ना ग्लोबल लेवल पे, देखिए यूरोप में जंग चल रही है। अब रशिया ने अपने ऊपर से प्रेशर उठाना है, या वेस्ट पे, अमेरिका पे, यूरोप पे प्रेशर डालना है। तो अगर अमेरिका आएगा मिडिल ईस्ट में, रूस तो नहीं ना आ रहा मिडिल ईस्ट में लड़ने, अमेरिका ही आएगा ना, तो इसराइल की मदद करने, तो फिर वो हो सकता है वो भी, अब ईरान की तो मदद करेंगे वो, और बाकियों की भी हो सकता है करें। बहरहाल एक चीज क्लियर है कि ये जो हमास ने ये अटैक किया है, ये सारे जो डिफेंस एनालिस्ट दुनिया के, मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, वो इस पे यूनाइटेड है, जनरल ओपिनियन है कि जितना ये कोऑर्डिनेटेड, प्रिसाइज और बड़ा मतलब के बड़ी तरीके तैयारी के साथ था, मुख्तसर, ये वेरी वेल प्रिपेयर्ड ना, तो ये और रिसोर्सेज छुपाए गए सारे, इतना वो कुछ किया गया। तो मतलब इसके पीछे खाली हमास की अपनी कैपेबिलिटी नहीं थी, बिगर पावर्स वर इन्वॉल्व। वो बिगर पावर ईरान है या कोई और है या जो भी है। ठीक है, मतलब ये व्यू है, मैं आपको व्यू दे रहा हूँ ना, वो क्या है वो तो बाद में पता लगेगा। अच्छा, ये तो अब असल सवाल ये है कि आगे मैंने कहा ना, पहला सवाल ये है कि ये जंग कंटेन, अभी नेतन्याहू जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर इसराइल का, वो पूरी फौज मोबिलाइज करके गाजा को खत्म करेंगे। यहाँ एक हमने, अब ना हम किरदारों पे आ जाएं। हमने ईरान की बात तो कर ली, अब स्ट्रेटेजिकली जो एक चीज, क्योंकि आपके हवाले से मुझे है कि आप ये बता सकते हैं, आप समझते हैं सिचुएशन को वर्ल्ड लेवल की। मुझे ये बताइए कि इस वक्त तुर्की कहां खड़ा है, सऊदी अरब कहां खड़ा है, फिर अमेरिका की पोजीशन आपने वाजे कर दी है कि उसको जानबूझ के इजराइल चाहेगा वो इस जंग में शामिल हो। रशिया की भी आपने बात कर दी। अब चाइना हम देखें, सऊदी अरबिया
हम देखें तुर्की, तो इनका क्या किरदार होगा इसमें? पाकिस्तान को बाद में डिस्कस करेंगे। शमशी साहब, बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं इसी को डील करता हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। इसके अंदर देखें, सऊदीया की तो इसराइल के साथ अभी डील होने वाली थी, अमेरिका ही करा रहा था, वो जो मैंने गार्डियन को कोट किया और बाकी को वो तो इतने क्लोज आए हुए थे, चल रहा था, तो वो ऑलमोस्ट हम समझते हैं तकरीबन 99% उस पे होमवर्क हो चुका हुआ था। वो बरल मतलब जितना भी था देवर क्वाइट क्लोज ना, तो उसको तो टॉर्पीडो करनी ना, यानी उसको इस सारी लड़ाई से अब जब इसराइल जाके मारेगा फलस्तीनियों को, तो आप दुनिया में सिंपैथी होगी, कम से कम मुस्लिम वर्ल्ड में तो सिंपैथी होगी ना, बाकी नहीं भी कुछ हो। और आपको पता है जो कहते हैं ना, एक गवर्नमेंट्स होती है, एक स्ट्रीट होती है, यानी कि आम लोग, तो वो इस्तांबुल हो या सऊदीया हो या वहां पर हो, तो लोगों की सिंपैथी तो पाकिस्तान हो, सिंपैथी तो है ना फलस्तीन के लोगों के साथ। तो इसलिए सऊदीया के लिए भी अभी उन्होंने बैलेंस स्टैंस लिया, सऊदी अरेबिया ने। तुर्की भी बैलेंस स्टैंस ले रहा है। असल में आप ये तुर्की, बाय द वे, तुर्की की तो इसकी डिप्लोमेटिक टाइज है इसराइल के साथ, तो वो मतलब ये है कि वो फलस्तीन की सपोर्ट जरूर करते हैं, अर्दवान बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं, और अपना एमबीएस जो है सऊदीया के लीडर, वो भी, और उन्होंने इस तरह भी बयान दिया और फलस्तीनों की सपोर्ट की, मगर वो लड़ाई तो नहीं लड़ना चाहते ना। ये मैंने आपको बोला था कि फंडामेंटल क्वेश्चन इज, विल द वॉर एस्केलेट? क्या ये बड़ी जंग बनेगा? ना सऊदीया चाहता है बड़ी जंग बने, ना तुर्की चाहता है, ना ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ना एक्चुअली ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। सिर्फ दो मुल्क है इसके अंदर जिनका इंटरेस्ट है इस लड़ाई में बड़ी का, एक का नाम है इसराइल और दूसरे का नाम है ईरान। ये है असल में लड़ाई है इन दोनों की। अच्छा, यहाँ पे ही आपने ईरान का नाम लिया है, तो जिस तरह इसराइल के ताल्लुकात बहुत तेजी के साथ सऊदी अरेबिया के साथ बेहतरीन होने जा रहे थे, तो इसी तरह आपने देखा ईरान के भी पिछले दिनों आपस में बहुत क्लोज उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनकी आपस में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं और दोस्ती का हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाया है और सुलह जोई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये चीजें जो है वो क्या रंग लेके आएंगी? नहीं, ये जो एमबीएस लेड सऊदी अरेबिया है, वो उसने अपनी ऑप्शंस ओपन रखी है। इन्होंने अच्छा किया एमबीएस ने कि ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर किए और इसराइल के साथ भी। तो वो तो एक अपने वो सऊदी को बिल्ड कर रहे हैं ना, बेसिकली समझें कि वो पीसफुली सऊदी को बिल्ड करना चाहते हैं, मगर वो जो चाहते हैं वो जंग में नहीं हो सकता, जंग में तो तबाही होती है ना। अब असल इशू ये है, देखिए आप ये समझे ना, जियो पोलिटिकली जो इशू है ना, ये जंग है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग है ना, वो कश्मीर पे है या 50 और चीजों पे, बड़ा जंग इंडिया पाकिस्तान की है। इसी तरह मिडिल ईस्ट में जो जंग है ना, वो है इसराइल। समझिए, पाकिस्तानियों को समझना चाहिए इसको, वी मस्ट अंडरस्टैंड ना, इधर इमोशन से, जज्बात से निकल के समझे। जंग है बिटवीन, वॉर इज बिटवीन इसराइल एंड ईरान, इट इज नॉट बिटवीन इसराइल एंड सऊदीया, इसराइल एंड तुर्की, इसराइल एंड इजिप्ट। इजिप्ट के साथ तो कैंप डेविड हो चुका हुआ है, वो तो पुरानी बात होगी, उसको पैसे भी मिलते हैं उनको वगैरह वगैरह। तो इसलिए जंग जो है वो ईरान के साथ है अभी, इसीलिए तो ईरान बयान दे रहा है कि अगर वो करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इसी तरह इसराइल थ्रेट दे रहा है ईरान को, दोनों का है ना, ये नहीं है कि ईरान कर रहा है, दोनों साइडों से है। मतलब वो जिस तरह इंडिया पाकिस्तान दोनों दुश्मन है ना, वो भी दोनों दुश्मन है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मैं जो आपको बार बार कह रहा हूं कि क्योंकि अगर ये जंग बढ़ जाती है तो उसमें फिर देखे ना, इसराइल की जो लिमिटेशंस है वो पता है आपको, उसकी वजह अमेरिका को आना पड़ेगा। अभी तो कैरियर लाए, कल और आगे आप किरदार की बात कर रहे थे कि तुर्की, सऊदी अरब और चाइना, इनका किरदार क्या होगा? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, सऊदी अरेबिया ने कहा, सर रशिया ने कहा है, और सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। क्या क्या है पाकिस्तान ने, और करना भी चाहिए कि सबसे पहले आपको कहना चाहिए सीज फायर करें, अमन लाएं। देखिए, ये बड़ी जंग हो रही है, इसराइल की भी न्यूक्लियर आर्म कंट्री, अगर ईरान उसको ये सारे मिलकर रॉकेटों से तबाह करेंगे तो वो भी काफी कुछ कर सकता है ना, तो जंग से तो नुकसान ही होगा ना। और एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि आखिर में आके फलस्तीन का मसला, चाहे कितने फलस्तीनी मर जाएं या कितने इसराइली मर जाएं या कितने ईरानी मर जाएं या कितने कोई भी मर जाए, वो आखिर में तो टेबल पे ही होगा ना, ये आखिर में टेबल पर नेगोशिएशन होगा, आखिर में टेबल टॉक ही होगी। हाँ, तो इसलिए पीसफुल सोल्यूशन जो पाकिस्तान हमेशा कहता है, पाकिस्तान की पॉलिसी साउंड है, पाकिस्तान को कहना चाहिए। और मैं चेयरमैन पीएनआर ये कह रहा हूं कि इसमें हमें कहना चाहिए जो हम कह रहे हैं कि नंबर 1 सीज फायर हो, और नंबर 2 इसके ऊपर पीसफुल नेगोशिएशन हो, जिसमें अब ये जो आप कह रहे हैं ना, अब दुनिया चले, पहले नहीं था चले, अब तो दुनिया जाग रही है ना, बड़ी पावर्स आए इसमें पड़े, और 2 स्टेट सोल्यूशन, यानी कि फलस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन इसका ये दूसरा एंगल भी सुन लेना, फलस्तीनियों को उनका हक मिलने का मतलब, यानी कि उनको रियासत मिले, आजादी मिले, मगर उसका यह मतलब नहीं है कि वो यहूदियों को को आप मारना शुरू कर दें, फिर मारेंगे तो वो भी मारेंगे, मतलब फिर तो जंग चलेगी ना। तो क्वेश्चन इज इट वॉर और इज इट पीस, ये दूसरा सवाल है। ठीक, लेकिन जनाब बहुत बहुत शुक्रिया